जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर को जनमत में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक्सक्लूसिव भी है और एक्सप्लोसिव भी है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव हुआ है, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, उसने न केवल कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, इतिहास गढ़ा है, बल्कि भावनाओं का एक ऐसा बयान भी यहां पर देश के सामने प्रस्तुत किया है जो कई चीजों को स्पष्ट करता हुआ नजर आ रहा है। कल पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में बम्पर 92% वोटिंग हुई, हम सबने देखा। और इसके बाद से ही पश्चिम बंगाल की सियासत में बयान, भावनाएं और बयानों का पलटवार तीनों एक साथ दिखाई देने लगा है। चुनावी माहौल के बीच ममता बनर्जी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। एग्जिट पोल आने के बाद तो उनके तेवर और भी ज्यादा तल्ख नजर आ रहे हैं। आज 9 मिनट 5 सेकंड का एक वीडियो भी जारी कर दिया है और कह दिया है कि ये एग्जिट पोल बीजेपी के इशारे पर बना हुआ है। यानी अभी भी वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल पे टीएमसी की सरकार आ रही है और ममता बनर्जी चौथी बार पश्चिम बंगाल की कमान संभालने वाली है। 226 के साथ वो जीत अपनी सुनिश्चित कर रही हैं। लेकिन याद करिए उनके हालिया रिएक्शंस को। उनके हालिया रिएक्शंस अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। कभी दीदी केंद्रीय गृह मंत्री पर तीखा हमला बोलती हैं, कभी प्रधानमंत्री पर हमला बोलती हैं, कभी भाजपा पर बाहरी लोगों को लाने का आरोप लगाती हैं, तो कभी मंच से बंगाली अंदाज में आत्मविश्वास भरा संदेश 4 तारीख को सब साफ हो जाएगा, ये बातें कहती हुई नजर आती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। एक तरफ जनसभा के दौरान व्यवधान पर नाराज दिखी तो दूसरी तरफ मुफ्त योजनाओं को लेकर जनता से सीधा सवाल किया। क्या यही सब चुनावी दबाव का संकेत है? इतना ही नहीं, इतिहास को लेकर उनकी गलत बयानबाजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झालमुड़ी खाने पर उसे ढकोसला और पॉलिटिकल स्टंट करार देना, तंज कसना और कई ऐसे पल हैं जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चुनावी आक्रामकता थी या फिर दबाव में बदलती रणनीति की एक झलक थी? क्योंकि चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं होता। चुनाव नैरेटिव, आत्मविश्वास और संदेश तीनों का बड़ा इम्तिहान होता है, तीनों की बड़ी परीक्षा होती है। तो आज हम आपको दिखाते हैं पूरे बंगाल चुनाव में दीदी के चेहरे पर डर साफ तौर पर दिखा और इसीलिए हमने दीदी के 10 रिएक्शंस को एक जगह समेटा और ये रिएक्शंस क्या कह रहे हैं आपके सामने रखते हैं आज की ये सुपर एक्सक्लूसिव हमारी विशेष रिपोर्ट। बंगाल की राजनीति इस वक्त अपने सबसे दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ सत्ता को बचाने की पूरी ताकत, वहीं दूसरी तरफ बदलते जनमत की आहट। और इन सब के बीच राज्य की मुखिया ममता बनर्जी के हालिया बयान और रिएक्शन कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें आपको कि कभी आक्रामक, कभी भावुक, कभी तंज भरे। इन बयानों में क्या सिर्फ चुनावी रणनीति है या कहीं ना कहीं दिख रही वो बेचैनी और दबाव? आज हम आपको दिखाएंगे ममता बनर्जी के 10 बड़े रिएक्शन, ऐसे बयान और पल जो इस चुनावी माहौल में उनकी मनस्थिति की एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। हर बयान अपने आप में कुछ कहानी कहती है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं दीदी की वो 10 रिएक्शन जो इस बार की सियासत का रुख तय कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में रिकॉर्ड करीब 92% मतदान हुआ और इसके बाद सूबे की सियासत में बयान, भावनाएं और पलटवार तीनों तेज हो गए हैं। चुनाव के दौरान हालिया रिएक्शंस अब बड़ी बहस बन चुके हैं। ममता बनर्जी ने अमित शाह को करारा जवाब देते हुए कहा कि हम अमित शाह के हिंसक बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही हैं। गृह मंत्री होने के नाते वे ऐसी टिप्पणियां नहीं कर सकते। জিজ্ঞেস করুন আপনি কি করে দাঁড়িয়ে মিটিংয়ে বলছেন যে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে পা উপরে আর মাথা নিচে, আপনি হিংসার কথা বলছেন, সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু আমি জানি কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে কেউ নেবে না। কিন্তু লয়ার যারা এখানে আছেন
তাদের বলবো ভিডিও আমার কাছে আছে, আমি দেবাঞ্জনকে দিয়েছি, কেস করবেন, এটা ইটস এ ক্রাইম। এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারে না, আমি যেমন বলতে পারি না, অন্যরাও বলতে পারে না। आईन सबार जन्नो एक। दीदी ने बीजेपी के बाहरी लोगों के लाने पर घेरते हुए कहा कि भाजपा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बसों में बाहरी लोगों को लेकर आई थी, मैंने उन्हें मिठाई खिलाई। के भाड़ा करे বাইরে থেকে লোক আসছে, যত মিটিং ওরা করে জেনে রাখুন, সব ট্রেনে করে লোক নিয়ে আসে। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, লোকাল লোক থাকে না, লোকাল লোক 100 থাকলে 900 লোক বাইরে, সব ট্রেনে করে লোক নিয়ে আসে আর বাসে করে লোক নিয়ে এসে। কালকে আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে কয়েকটা বাস ঢুকেছিল, খুব ভালো করে মিষ্টি খাইছি, বলেছি আবার খাওয়াবো, যা যা চাই সব খাওয়াবো। ममता बनर्जी ने कहा कि बार बार कहा जा रहा है कि मुझे झाल लगा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, असली झटका 4 तारीख की काउंटिंग में बीजेपी को लगेगा। আবার বলছে ঝাল লেগেছে, ঝাল লাগেনি আমাদের, ঝাল তো তোমার 2004 তারিখে যখন কাউন্টিং হবে তখন তোমার ঝাল লাগবে, আর তখন তুমি দেখবে আর লুচির মতো ফুলবে। ममता दीदी ने विलाप करते हुए कहा कि पुलिस मेरी बात नहीं सुनती, वे मुझे पहचानते तक नहीं। वैसे 1971 में सेना ने बंगाल चुनाव कराया था, वह राजनीति में इसलिए हैं क्योंकि उनके संरक्षक एसएस रे ने वह चुनाव जीता था। আমাদের পুলিশরা ওদের সাথী হয়েছে, কারণ আমাকে ওরা এখন চেনে না। কোনোদিনও শুনেছেন একটা নির্বাচনে লড়তে গেলে দিল্লি থেকে যত ফোর্স সেন্ট্রালের 2 লক্ষ পুলিশ নিয়ে এসছে, আর আমাদের পুলিশরা ওদের সাথী হয়েছে, কারণ আমাকে ওরা এখন চেনে না, ওরা बीजेपी के चेने। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर के चक्रवेड़िया रोड में अपनी जनसभा अचानक रोक दी। उन्होंने कहा कि पास में ही हो रही बीजेपी की चुनावी रैली के लाउड स्पीकर उनकी जनसभा स्थल पर लगाए गए थे, जिससे बाधा उत्पन्न हो रही थी। बनर्जी ने सभा में उपस्थित लोगों से माफी मांगी और उनसे अपील की कि वे उन्हें वोट देकर इस अपमान का बदला ले। সামনে চিৎকার করছি যাতে মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো, আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি, আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না, আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিসিয়ালি, তাও। प्रवासी मजदूरों के दबाव का सामना करने के बाद ममता बनर्जी हताश नजर आईं और उन्होंने उनसे पूछा, आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है? ममता बनर्जी ने कहा, आपको मुफ्त राशन, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और मुफ्त शिक्षा मिल रही है, आपको बंगाल छोड़ने की क्या जरूरत है? কি দরকার এদের বাংলার বাইরে যাওয়ার? 100 দিনের কাজ তো চলছে, সমাজশ্রী প্রকল্প তো চলছে, এখন বিনা পয়সায় খাদ্য পায়, স্বাস্থ্য পায়, শিক্ষা পায়, কিসের দরকার আর নুন তেল কেনার? যাই করুন দেখবেন পেয়ে যাবেন। 100 দিনের কাজ করুন, সমাজশ্রী পরিকল্পনাতে কাজ করুন, ছোট্ট দোকান করুন, চায়ের দোকান করুন, সরকার তো আপনাদের সব সাহায্য দিচ্ছে। একটা না একটা স্কিমের মাধ্যমে ঢুকে যান। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के झालमुरी अभियान को नाटक बताया। उन्होंने कहा, ये सिर्फ प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल स्टंट है। ভুলে যাবে, চিন্তা করবেন না, মনে রাখবেন বাংলা ভাষায় কথা বললে মারে। কালকে মাইক পিট করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার? কত নাটক! নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানে ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে জিজ্ঞাসা করুন। সব নাটক মানুষ বোঝে না, যেখানে মিটিং করে রেলে করেন। गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ममता बनर्जी कहती हैं, और ये लोग बंगाल के रक्षक होने का दिखावा करते हैं। हर बच्चा जानता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। আর যখন
জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড হয় তখন গান্ধীজি কি লিখেছিলেন? এ মণিহার আমায় নাহি সাজে, নাইট উপাধি ত্যাগ করে দিয়েছিলেন। ইতিহাসই পড়ে না এরা। दीदी ने कहा कि हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स को भूल जाइए, असली टाइम मशीन ममता बनर्जी के पास है। उन्होंने तब रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। করেছো তুমি? ওই হাওড়া স্টেশনটা ইন্টারন্যাশনাল স্টেশন আমি করে দিয়ে গিয়েছিলাম, ওটা তুমি করো। বেলুর স্টেশন আমি করে দিয়ে গেছিলাম, দক্ষিণেশ্বর আমি করে দিয়েছিলাম, সাঁতরাগাছি আমার সময় হয়েছিল। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस समय चौंक गईं जब एक व्यक्ति अचानक उनके सामने गिरकर उन्हें श्रद्धांजलि देने लगा। ये थे ममता बनर्जी के 10 बड़े रिएक्शन, जहां कभी तीखे तेवर दिखे, कभी नाराजगी तो कभी असहजता की झलक भी सामने आई। सवाल यही है, क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर बदलते हालात का दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है? जनता सब देख रही है, हर बयान को तौल रही है और अब नजरें टिकी हैं उस दिन पर जब वोटों की गिनती के साथ तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। बंगाल में सत्ता की कुर्सी किसके पास जाएगी ये तो नतीजे तय करेंगे, लेकिन फिलहाल सियासत का पारा चढ़ा हुआ है और हर बयान मायने रखता है। आप देखते रहिए, क्योंकि बंगाल की जो ये लड़ाई है सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सियासी भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। तो चुनाव है और चुनाव में ये तस्वीरें हैं और राजनीति में कहते हैं कि आपका बयान, आपका एक बयान, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका बिहेवियर अगर इसमें सामंजस्य नहीं है, अगर आप इसमें इम्बैलेंस हो रहे हैं तो ये साफ तौर पर बताता है कि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। तो वो घबराहट, वो झल्लाहट, वो परेशानी ममता बनर्जी के इन बयानों में नजर आई और ये बताती है कि ममता बनर्जी भी इस बार समझ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर भी पश्चिम बंगाल से आ रही है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद खास है। स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम के साथ धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। धरने पर शशि पांजा और कुणाल घोष बैठ गए। अब आप समझ गए, टीएमसी ये धांधली का आरोप लगा रही है। स्ट्रॉन्ग रूम की तस्वीरें देखिए जहां पर ईवीएम के साथ धांधली का आरोप लगाते हुए टीएमसी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, शशि पांजा और कुणाल घोष दोनों ही धरने पर बैठ गए हैं। कोलकाता में धरने पर सीएम ममता खुदीराम अनुशील केंद्र पहुंच रही हैं। ये स्ट्रांग रूम जहां पर है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसी स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ धांधली का आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी के तरफ से और यही वजह है कि टीएमसी के ये दो बड़े चेहरे शशि पांजा और कुणाल घोष यहां पर धरने पर बैठ गए हैं। ये खबर आ रही है कि कुछ ही देर में सीएम ममता बनर्जी भी यहां इस केंद्र पर पहुंचने वाली हैं। आपने देखा कि पहले भी इस तरीके के आरोप लगते रहे। अभी हम कुछ देर पहले शाम को जब अपने डिस्कशंस कर रहे थे तब हमने ये कहा था कि देखिएगा बहुत जल्द अब ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े होने लगेंगे टीएमसी की तरफ से और आखिरकार ये तस्वीरें सामने आ गई। इस स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम के साथ धांधली का आरोप टीएमसी लगा रही है। सीएम ममता बनर्जी भी बहुत जल्द खुदीराम अनुशीलन केंद्र पहुंचने वाली है जहां पर कुणाल घोष और शशि पांजा धरने पर बैठे हुए हैं। तो पश्चिम बंगाल में जब तक 4 तारीख यानी जब तक परिणाम नहीं आएंगे ऐसी तस्वीरें आती रहेगी। टीएमसी एग्जिट पोल के हारने के बाद से ही बौखलाई हुई है। हमने ममता बनर्जी के कुछ रिएक्शंस भी आपके सामने रखे और अब जब सब कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर अब ईवीएम पर छेड़छाड़ का आरोप, धांधली का आरोप लगाना भी शुरू हो चुका है और उसी से जुड़ी हुई हमने ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपके बीच रखी। इस बीच आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं जहां पर विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़। सारी बातें आई हैं इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं विशेषकर विपक्ष से चाहूंगा कि आप लोगों को अपनी गलती सुधारने का एक मौका है और इसलिए आइए सर्वसम्मति से इस सदन में इस शासकीय संकल्प को पारित करें और अंत में अध्यक्ष महोदय मैं फिर से आपने इस शासकीय संकल्प के लिए
एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। तो विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी, जिसकी वजह से बिल गिर गया और इसके बाद से ही जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर विशेष सत्र बुलाया गया है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी विशेष सत्र बुलाया गया था और इस पर आपने अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया भी सुन ली है। इस बीच एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक उस पार भी खबरें बहुत सारी हैं। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में जिस तरह से एग्जिट पोल के परिणाम आ रहे हैं उसमें सबसे मजबूत हालत में एनडीए लग रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब जब बम्पर वोट हुए हैं तब एनडीए को फायदा मिला है। लिहाजा एनडीए एग्जिट पोल से गदगद नजर आ रही है और विपक्ष केवल एनडीए पर सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में जिस तरह से एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं उसमें सबसे मजबूत हालत में एनडीए लग रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब जब बम्पर वोट हुई है तब एनडीए को फायदा मिला है। लिहाजा एनडीए एग्जिट पोल्स से गदगद नजर आ रही है और विपक्ष केवल एनडीए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल्स तो आ चुके हैं, एग्जैक्ट पोल्स 4 मई को आ ही जाएंगे। एक बात स्पष्ट है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। पश्चिम बंगाल में जहां पर हर चुनाव में हिंसा देखी जाती थी, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीतने वाली है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सर्वे का सवाल ही नहीं उठता है। ममता को यकीन हो सकता है कि वो जीते, लेकिन वो तब जीतेंगे जब वोट डालने वाला वोट डालेगा और वो उन तक पहुंचेगा। मेरा मानना है कि वो वोट उन तक पहुंच ही नहीं रहा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। एग्जिट पोल्स पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये तो होना ही था। जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। बंगाल में बदलाव निश्चित है, जो कि 4 तारीख को नतीजों के रूप में हमें दिखाई देगा। तो वहीं एग्जिट पोल्स के नतीजों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी असहज महसूस कर रही हैं और अमित शाह पर फिर से हमला बोलते हुए नजर आईं। उन्होंने कहा कि हम अमित शाह के हिंसक बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। गृह मंत्री होने के नाते वो ऐसी टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। एग्जिट पोल को तो मैं सट्टा से ज्यादा समझता नहीं। वो आईपीएल में पहले या वर्ल्ड कप वगैरह में वो चलता था, जुआ खिलवाया जाता था लोगों को, और वो सब कुछ परसेप्शन मैनेजमेंट के दायरे में होता था। मैं 4 तारीख का इंतजार करूंगा। तृणमूल कांग्रेस का जो गुंडा लोग वो कुछ नहीं कर पाया और इसीलिए जनता को वोट डालने में आसान हो गया और जनता इसीलिए वोट डाला और परिवर्तन तो बंगाल में होगा ही होगा। तृणमूल कांग्रेस को हटाने के लिए 92% पोलिंग हुआ। आप निश्चित रूप से जानिए इस बार ममता दी आउट, बीजेपी इन। ना वो क्रिकेट का जैसे फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग्स होता है ना, जो जीतने वाला टीम दोनों इनिंग्स अच्छा खेलता है, इसलिए फर्स्ट पार्ट में जो हुआ था फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में उसी का ही कंटिन्यूएशन था। इतना परसेंट में वोटिंग, विशेषकर कोलकाता आसपास के लोग वोटिंग करते कम, कल ताबड़तोड़ वोटिंग हुई। इस प्रकार से बंगाल में जो वहाँ की सरकार के खिलाफ जनाक्रोश था, टीएमसी और टीएमसी सिंडिकेट के खिलाफ लोगों में परिवर्तन की लहर थी, वो एग्जिट पोल में भी आई है। और एग्जिट पोल के बाद जब रियल गणना होगी उस दिन भी डबल इंजन की वहाँ सरकार बनेगी। तो दूसरी तरफ बंगाल में ईवीएम टेप कांड में चुनाव आयोग सख्त हो गया है। फाल्ता सीट पर 73 से ज्यादा शिकायतें मिली थी, जिस पर 23 शिकायतों पर पुष्टि भी हुई है। जिस तरह से बंगाल में एग्जिट पोल आया है उससे यही लगता है कि बीजेपी को तकरीबन 188 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो दूसरी तरफ असम में हैट्रिक तय माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि केरलम के साथ अन्य दोनों राज्यों में क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। और बात महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनावों की कर लेते हैं। तो इस चुनाव के तहत
नॉमिनेशन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज समाप्त हो गई है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के घोषित सभी 5 उम्मीदवारों ने मुंबई स्थित विधान भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा की ओर से मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों में विपिन दादा कोले, सुनील विनायक करजतकर, वहीं माधवी नायक, संजय नत्थूजी भेड़े और प्रमोद शांताराम जठार शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा विपिन दादा कोले को लेकर की जा रही है। वो पूर्व विधायक स्नेहलता कोले के पुत्र हैं और सहकारिता क्षेत्र में एक सक्रिय और प्रभावशाली युवा नेता के रूप में पहचान रखते हैं। उनके नामांकन के दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। नामांकन के बाद विवेक कोले ने कहा कि पार्टी नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है वो उनके लिए सम्मान के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि वो इस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और सहकारिता क्षेत्र व आम जनता के मुद्दों को मजबूती से सदन में उठाने का काम करेंगे। बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि 2024 के चुनाव में पार्टी के आदेश पे विधानसभा हमने नहीं लड़ी थी और उस दौरान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब दिल्ली लेके गए थे और अमित शाह साहब ने एक ही बात कही थी जो मुझे आज याद आ रही है कि आप पार्टी की चिंता करो, पार्टी आपकी चिंता करेगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी है और जो शब्द उन्होंने उस वक्त दिया था और उसके बाद जब देश का पहला सहकारिता का CNG प्रकल्प हमने सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी शुगर फैक्ट्री पे जब ओपनिंग के लिए वो आए थे, उस दौरान भी उन्होंने वो दोहराया था आदरणीय देवेंद्र जी ने भी। और उसी तरह उन्होंने आज एक युवा शक्ति को यहाँ पे टिकट दे के निश्चित रूप से ताकत देने का काम किया है। मैं उनका फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे तो लग रहा है कि पूरे देश में बीजेपी की लहर है। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब के नेतृत्व में आज अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से बदलाव हम युवाओं के दृष्टिकोण से हो रहा है, तो निश्चित रूप से बंगाल के मतदाताओं ने ये तय कर लिया था कि इस बार कमल खिलाना है और दीदी को हटाना है। तो मुझे आशा है कि 100% पूरे बहुमत से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली। इधर आगे बढ़ते हैं। ऊपरी असम के लखीमपुर जिला से जुड़ी हुई चुनावी घटनाक्रम में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। वरिष्ठ असम सिविल सेवा अधिकारी मनोरंजन पायेंग को कथित रूप से एक राजनीतिक उम्मीदवार के पक्ष में एक तरफा रुख अपनाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने इस मामले में प्राथमिक जांच के बाद ये कार्रवाई की है और आगे की विस्तृत जांच जारी है। वहीं रेंगा नदी विधानसभा क्षेत्र के चुनावी रिकॉर्ड में VVT यानी कि वोटर वेरिफिकेशन ट्रेल से जुड़ी हुई ओवरलैपिंग की शिकायतें भी सामने आई हैं। उधर इन आरोपों की जांच चुनाव आयोग के स्तर पर की जा रही है ताकि प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा असम विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी उम्मीदवार ऋषिराज हजारिका के चुनावी खर्च से जुड़े दस्तावेजों में भी कथित अनियमितताओं की बात सामने आई है। आरोप है कि कुछ खर्च कम दिखाए गए और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि इन सभी मामलों में अंतिम निष्कर्ष अभी आना बाकी है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।